बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज ज़ाहिर है इम्पोर्टेंटली प्रोग्राम हमने करना था गाज़ा की सूरत हाल पर और उससे जुड़े हुए मामले जो कि इंडिया के हवाले से हमारी एक पूरी सीरीज़ चल रही है उस पर। लेकिन OIC का ये इजलास, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो तकरीबन 1 माह और तकरीबन 7 दिन, अगर अमूमी तौर पर आप लगाएं तो 36 दिन के बाद OIC का ये सरबराही इजलास जो है वो आज मुनक्किद किया गया। और जाहिर है इसके तनाजुर में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है कि सबसे पहले ज़रा इस मामले पर ही बात की जाए कि इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने चले देर आयत दुरुस्त आयत की ही कैफियत में बहरहाल ये सरबराही इजलास तलब कर लिया। इस सरबराही इजलास के अंदर मुख्तलिफ ज़ाहिर है ममालिक, जो भी इस्लामी ममालिक के सरबराह थे, उन्होंने आकर अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। शाम ने पेश किया, उर्दन ने पेश किया, लबनान ने पेश किया, ज़ाहिर फ़लस्तीन तो है ही और उसने अपनी सूरत हाल बताई। ईरान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया। ये सारी सूरत हाल जो है इसमें अब सवाल ये है कि ये OIC जो है, ये OIC जो तब्दील होता जा रहा है इसमें, यानी 36 रोज़ के बाद अब आपको याद आ रहा है कि फ़लस्तीन में इतनी बर्बरियत हो रही है। लेकिन बहरहाल चलें, इसी मामले पर हमने इंतज़ार, बल्कि बाकी सारी दुनिया को भी इंतज़ार था कि आज मुतवक्के तौर पर था कि हिज़्बुल्लाह के हैं उनका ताज़ा बयान आएगा। लेकिन OIC के इजलास के बाद अब ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है उनका बयान ताज़ा सामने आ सकता है। हमास और हिज़्बुल्लाह इस तनाजुर के दौरान दुनिया के एक हिस्से की अगर हम बात करें तो वो उनको अपना हीरो समझते हैं, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, जो यूरोपीय ममालिक का हिस्सा है, वो ज़ाहिर है इनको समझते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। OIC का ये इजलास क्या रंग लाएगा, इस इजलास के बाद क्या कोई लाहे अमल होगा? क्योंकि जो सब ने इंडोर्समेंट की है, मैंने OIC का इजलास तकरीबन ही सुना है, सब ने यकआवाज़ होकर एक बात की है और वो ये है कि जंगबंदी की जाए। अब ये जो जंगबंदी है ये हमास और हिज़्बुल्लाह कह रहे हैं कि हमें जंगबंदी की ज़रूरत नहीं है। ईरानी सदर की जो स्पीच थी, मैं इसलिए क्योंकि मैंने बाकी सारे लोगों की स्पीचेस भी सुनी हैं, जितने सारे लोगों ने वहाँ बयान दिया, सबसे तवील तकरीर ईरानी सदर की रही और उन्होंने अपने तमाम तर मौक़िफ़ को पेश किया। उन्होंने कहा कि जो ये फ्यूल अभी तक प्रोवाइड किया जा रहा है इजराइल को, कम से कम इस पे ही हमें पहल कर लेनी चाहिए और इजमा कर लेना चाहिए उम्मत को कि किस तरह से फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना है। इस सब पर और मज़ीद ज़ाहिर है सेर हासिल गुफ्तगू करने के लिए मैंने ज़हमत दी है। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर फैसल रज़ा आब्दी साहब। शुक्रिया अगेन। और मैं देख रही हूँ कि लोग काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें जो आप बता रहे हैं उसी के तनाजुर में उसको फॉलो भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। लेकिन आज हमने किसी और चैप्टर पे बात करनी थी, मैंने इब्तिदाइया में बताया आपको भारत के हवाले से। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि आप पहले OIC की आज की जो ये सरबराही इजलास है इस पर कुछ रोशनी में डालें और रोशनी के साथ ये जो अब अंग्रेज़ी का OIC बन गया है इसको ज़रा प्लीज़ हमारे सामने। मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि हुज्जत तमाम करनी है। ठीक हो गया। देखिए, दुनिया में जब तक आप हुज्जत तमाम नहीं करेंगे ना तो लोगों को आप समझ ही नहीं आएंगे। जंग बंदी, व्हाट इज जंग बंदी? ये तो कत्लेआम है। जंग तो हुई नहीं, जंग तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी तक हुई नहीं, जंग तो अब होने जाएगी। ये सारी चीज़ें जब सिमटती जाएंगी तो आप तेज़ी से जंग की तरफ आएंगे। आज तो इजलास में ये होना चाहिए था कि तमाम मुस्लिम ममालिक को ऐलान यकमुश्त करना चाहिए था कि आज से ताल्लुकात ख़त्म, इसराइल से जहाँ जहाँ सिफारत खाने वो ख़त्म। और सबसे पहले इस मिस्र के सदर को खड़ा करके कहना चाहिए था कि 24 घंटे में रफ़ा बॉर्डर खोल के पनाह दो उन मासूम औरतों और बच्चों को, और अगर तुम नहीं देते हो तो तुम्हें OIC की रुकनियत से खारिज किया जाता है। तो ये टोपी ड्रामा था मुसलमानों का, मुबारक हो, इन्होंने यही करना था। ये लाइफ लाइन दे रहे हैं इसराइल को। देखें मेरी बात सुने, जंगबंदी कौन मांगता है दुनिया के अंदर? जो डरपोक हो, जो बुज़दिल हो, जो जंग को हार में देख रहा हो। एक तरफ हमास, हिज़्बुल्लाह अपनी सरहदों से बाहर तो नहीं आए ना अभी तक। जिस दिन उनकी सरहद से कदम बाहर आया उस दिन जंग का आगाज होगा ना। अभी तो वो अपना दिफा कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, रोज वहां पे जंग चल रही है, दोनों तरफ अमवात हो रही हैं, उधर भी मारे जा रहे हैं और इधर भी शहीद हो रहे हैं। लेकिन इसराइल के जो फौजी मारे जा रहे हैं वो रेफर कंटेनर के अंदर बॉडी बैग रखे हुए हजारों की तादाद में। वो ले जाए ना फिर इसराइल, इनको दफनाए ना एजाज के साथ। अगर इतना ही तुम इतने बहादुर चैंपियन हो, इतने बड़े बड़े तुम दावे करते थे दुनिया में, हम ये ताकत, हम वो ताकत, टेक्नोलॉजी में ताकत, फला में ताकत, असला में ताकत, ये सारी वॉर मूवीज हॉलीवुड और बॉलीवुड में अच्छी लगती हैं। अब इनको पता चला पहली बार जंग होती क्या। आज तक इन्होंने हाथ बांध के जंगें लड़ी हैं लोगों से, पहली बार इनको ये
शाम में हुआ, लबनान में हुआ, इराक में हुआ, यमन में हुआ, ये सारी शिकस्त इसराइल को हुई है ना। मैं इसी बहस पे आप मुसलमान ममालिक इसराइल को बचा रहे हैं, किस चीज की जंग बंदी करें भाई? कत्लेआम है ये, कत्लेआम रोको, ये लफ्ज होना चाहिए था सही। जंग तो शुरू ही नहीं हुई। ओके, तो आप इसको जंग का लिबादा ओढ़ के दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं ये मर रहे हैं वो मर रहे हैं, तो ये जंग हो रही है भाई। ना उसके पास फिजाइया है, ना उसके पास नेवी है, ना उसके पास बड़ी फौज है। पहली बार हमास फलस्तीन की ऑफिशियल फौज की सूरत में सामने आई है। ठीक हो गया। आप जिसके पास फिजाइया नहीं, आप उस पर फिजाई हमले कर रहे हैं। हाँ। जिसके पास नेवी नहीं, उसके बाद नेवल शिप से हमले कर रहे हैं। आप एक कत्लेआम कर रहे हैं। आप और तो छोड़ो, वो पना गजीन जो खवातीन माएँ बहनें, उनके पास तो कोई हथियार नहीं है ना। आप तो कत्लेआम उनका कर रहे हैं जिनको पना दी गई, उन्हीं का कत्लेआम कर रहे हैं। पना गजीन कैंप किस लिए होते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा की लैंग्वेज में पना गजीन कैंप किसे कहा जाता है? और उसकी करारदादों में अगर कोई पना गजीन कैंप पे हमला करे तो उसको बुच्चर कसौड़ा कहा जाता है। इसराइल ना कहें, ये जानवर और हैवानों का सहूनी जमघट्टा जो है अपने इख्तिदाम के करीब है, और मुसलमान सरबराहों से यही उम्मीद थी। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड इनके वो जो आज पिछले 48 घंटे में हमने कलेक्ट की मालूमात होमलैंड सिक्योरिटी से, CIA से, वो हैरान हैं इन सऊदी बादशाहों पे, इन UAE के बादशाहों पे। वो कहते हैं हम जब इनसे जाते हैं और कहते हैं कि हम इस जंग को रोकने की कोशिश करें, बोलते हैं आप ना रोकें, आप इस गिरोह को खत्म करें जो हमास है। ऑफिशियल तो ऑफ द रिकॉर्ड तो ये हकीकत है जिसको बताया जाए यहां पर। तो इनकी ख्वाहिश है कि हमास को खत्म कर दिया जाए, इस गजा की बेल्ट पे कब्जा कर लिया जाए और इसको फिर सर उठाने ना दिया जाए। तो आप मुसलमानों पे इतना भरोसा ना रखें। जो कुव्वतें अल्लाह की रजा के लिए लड़ रही हैं वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लड़। अच्छा, मैं इसी में एक और सवाल, क्योंकि ज़ाहिर जब अभी मैं OIC का इजलास देख रही थी तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंटर्स थे। इसमें एक पॉइंटर जो था जिस पर इब्राहिम रईसी साहब ने भी बात की और दीगर एक दो और ममालिक के सरबराहान ने भी की, वो थी कि ये जो फ्यूल है यानी तेल की फराहमी जो है, इसकी बंदिश या इसका रोकना इन हालात में जबकि इजराइल चढ़ दौड़ा है और उसने सारी चीजें बालाए ताक रख दी है ना, तो इसको कैसे देखते हैं आप? इस पर कोई काम हो सकता है? इराक से 143 बिलियन बैरल का मालिक तेल जो इराक है। अब देखिए, तेल तो रोजाना निकलना है हर सूरत। अब इराक गवर्नमेंट को नहीं जा रहा, इराक की आवाम को नहीं जा रहा, लेकिन चोर निकाल रहा है जो है आलमी डाकू अमेरिका, बेचता है उर्दगान को, उर्दगान वो तेल बेचता है इसराइल को। तो तकाजा टर्की के सदर उर्दगान से किया जा रहा है कि आप तेल रोको। तेल देने वाले ममालिक रोके तो तेल देने वाला मुल्क ही एक है, तुर्की, जो इसराइल को आज भी तेल दे रहा है, आज तक दे रहा है। अगर ये तेल रुकता है तो लेकिन तुर्की के सदर ने बड़ी क्लियर आज OIC तो रोक देना। मैंने तो आपको उसकी पार्लियामेंट के एक पॉलिटिकल पार्टी का, उन्होंने तो इसराइल के अड्डे बना रखे हैं अपने मुल्क के अंदर, अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं वहां पे, ईरान की सारी जासूसी उन अड्डों से की जाती है, उन्होंने खुद बताया है। तो तुर्की का सदर वहीं बैठा हुआ था ना पार्लियामेंट में, खड़े होकर पकड़ लेता उसका गिरबान कि तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा, लेकिन अब अच्छा, 1 नवंबर को जो इनकी 100 साल तकरीबात हुई उसके अंदर फिर उसने अयादा किए कि आज तक नहीं रोके, वो अड्डे नहीं खत्म किए गए। तो तुर्की की आवाम निकली और उन्होंने अड्डों का घेराव किया। तो आपका मीडिया तो ये नहीं दिखाएगा ना, दज्जाली मीडिया में ये कम तो नहीं पाकिस्तानी मीडिया किसी तरह भी। अच्छा, मैं एक और तरफ भी आ रही थी। अभी आपने कहा ना कि बाकी सारे जो ममालिक हैं शायद उनकी ख्वाहिश ये है, बैकडोर या ऑफ द रिकॉर्ड वो कह रहे हैं कि हमास का खात्मा जरूरी है। हमास एक उठता हुआ अरब के अंदर वो इनकलाब है जो इन बादशाहतों को गर्क कर देगा। अच्छा, अब आप मेरी बात जरा सुन लें, ये भी काउंटर क्वेश्चन ही आ रहा है। देखें, 12,000 13,000 24 घंटों में हलाकतें बढ़ती जा रही हैं, यानी आप और मैं इस वक्त बात कर रहे हैं, वहां पर हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है। बच्चे, खवातीन, मर्द, किसी की तफरीक नहीं है, सब मर रहे हैं, ठीक है, कत्लेआम हो रहा है। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि हमास अगर इतना ही मजबूत है और उसकी गिरफ्त इतनी ही है जो छोटी मोटी जैसी भी है, तो इनके इसराइली लोगों की कितनी हलाकतें हो रही है, कितने लोग मारे जा रहे हैं? वहां हजारों में मारे जाते हैं, वहां पता चलता है 3 मारे गए इसराइली फौजी, पता चला 4 मारे गए नेटो ममालिक के फौजी। तो ये फिर हमास इसका मकसद है कमजोर दिफा कर रही है ना, हिजबुल्लाह एक कमजोर दिफा कर रही है। ये इस देखें, इस पे आते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्योंकि सवाल इंपॉर्टेंट कितना टाइम है आपके मेरे पास है टाइम, आप इसका पहले जवाब। नाउ लिसन, ये गलत बयानी की जा रही है, दुनिया में एक गलत पिक्चर दिखाई जा रही है, और जिसको ये सो कॉल्ड यूट्यूबर्स जो हैं अपने धंधे के लिए इसको हवा दे रहे हैं। 58 रेफर कंटेनर इस वक्त वहां पे गजा के बाहर मौजूद हैं, जिसमें हजारों इसराइली फौजियों की लाशें काले बैग के अंदर बंद पड़ी हुई हैं। अच्छा, अगर ये लाशें आज चली जाए ना इसराइल, तो इसराइल तबाह बर्बाद हो जाए, उसको रोक रखा है इन्होंने। एक्चुअल आपके पास इत्तलात आई नहीं है, 7,000 से तजाविज कर गई हैं इस वक्त इसराइली फौजियों की अमवात। अच्छा, यानी कि वो वैसे जो गजा में हुई, जो गजा के अंदर हो रही है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं,
देखें गौर से सुने, इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार कौन सा है? ताकतवर हथियार जदीद दुनिया का। जदीद दुनिया का टेक्नोलॉजी है। कौन नहीं, हथियार क्या है? टेक्नोलॉजी तो है ना, सोशल मीडिया ना, फिर आवाज। इससे बड़ा तो कोई हथियार ही नहीं है। जब से दुनिया वजूद में आई है आज तक इससे बड़ा हथियार नहीं है। दुनिया में जितने जालिम बादशाह हैं उन्होंने इस आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। अब जब टेक्नोलॉजी आई तो टेक्नोलॉजी का खालिक तो है नहीं, ठीक है, वही है ना, सारे टेक्नोलॉजी के मालिक तो वही है, यूट्यूब, ये फेसबुक, ये यही है ना। जी जी। अब आवाज को कैसे कंट्रोल करना है? पैसे छोड़ो। अब आपको मोनेटाइजिंग के जरिए पैसे मिलते हैं। जरा सा आप 19-20 करते हैं, स्ट्राइक आ जाती है, पैसे रुक जाते हैं, आप डर के उनकी अपनी औकात के मुताबिक उनके कहे हुए लाइन पे आ जाते हैं। तो और जो मोनेटाइजिंग नहीं करते और आवाज हक बुलंद करते हैं, यानी यहूदियों का नुत्फा नहीं खाते और अपनी आवाज हक को बुलंद करते हैं, उन पे स्ट्राइक आती है, उनको बैन कर दिया जाता है। आप आज गजा लिखें, फलस्तीन लिखें, इस्माइल हानिया लिखें, हसन नसरुल्ला लिखें, स्ट्राइक बंद, पैसा बंद, डर से नाम भी ना लो, मुसलमानों की औकात, डर से नाम भी ना लो। कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से, कलकत्ता से। इसका जो हब है वो कलकत्ता है। अच्छा लिसन, रोक दी आपकी आवाज, आपको आपकी औकात पे छोड़ा, आप पैसों के धंधे के चक्कर में आपने वो लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू की जिसको कलकत्ता से बनाया जा रहा है। मैंने आपको बोला दो वॉर हैं, एक ग्राउंड वॉर है, एक प्रोपेगेंडा वॉर है, आवाज की वॉर है, माइंडसेट की वॉर है। ठीक है, ये मैं मुझे समझ आ रही है। आपकी आवाज को बंद करके इस माइंडसेट को मजबूत किया जा रहा है, उसी के कहने पे चला जा रहा है। 10 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 7,000 प्लस इसराइली सहूनी फौजी वासिले जन्नुम हुए हैं। अच्छा, अभी तक दिफा में, ठीक है, जंग में नहीं। जंग तो 72 घंटे की है, मैंने आपको बताया है। जी बिल्कुल। अच्छा आप सुने, मैं आज ऐसे गुजारिश सुने छोटा सा। देखिए 7 अक्टूबर को इस जंग का जब आगाज हुआ हमास के हमले के बाद, तो दुनिया में एक शोर गौवा मचा, जिसका हब था कलकत्ता, इंडिया। वहां से एक वेव चली कि जी बच्चों के गले काट दिए, इसराइली बच्चों के गले काट दिया हमास ने। दुनिया में एक शोर उठना शुरू हुआ और बोला ओहो ये तो दहशतगर्द है, इन्होंने बच्चों के गले काट दिए। हालांकि ठीक 5 दिन बाद अमेरिका के सदर जो बाइडन ने ऑफिशियल बयान दिया कि ये इत्तला गलत थी। आपने जंग किस बेस पे शुरू की? दुनिया में उसको दहशतगर्द कह के उन बच्चों के कटे हुए गलों पे, जिसका कोई वजूद ही नहीं था। ये सेम अगर कॉपी करते हुए आप चले, इराक में जब हमला किया तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इतना बड़ा चोचा उठाया, जिसको बाद में आज अमरीकी अवाम उन पे लानत करती है कि तुमने झूठ बोला। तो इन झूठों को सच्चा साबित करने के लिए इस टेक्नोलॉजी वॉर को हिस्सा किया जा रहा है। हमारी आपकी आवाज बंद की जा रही है, हमारे सोशल मीडिया को लॉक कर दिया गया है। तो फिर ये पाकिस्तानी अवाम इतना तो कर सकती है कि हक की आवाज को आगे बढ़ाए, और ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप परेशान ना हो, मजे लें, मैच देखें, वर्ल्ड कप देखें। ऐसे इधर वर्ल्ड कप पूरा देखा, वर्ल्ड कप खत्म हुआ, हाय अल्लाह हमास के बच्चे और औरतें शहीद कर दिए। वो जो 9 घंटे के दौरानिये में जो सट्टे के अड्डे देख रहे थे, वहां हमास याद नहीं आई, उसके खत्म होते ही हमास याद आ गई। मुनाफिकत की हद होती है यार। मुनाफिकत तो खैर बहुत सारी जगहों पर हो रही है। मैं आपसे भी आज कुछ शायद कड़वे और कड़े सवाल करूं, जो सवालात मुझे भेजे जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपका प्रोग्राम लोग और हमारा देखते हैं प्रोग्राम तो हमें सवालात भी भेजे जाते हैं। तो आज जरा आप तैयारी पकड़ें, आज आपसे जरा वो सवाल होंगे जो लोग सवाल हैं कि ये जो सारा मामला है, ईरान खुलकर सामने नहीं आ रहा, सिर्फ बातें बातें हो रही हैं, बाकी सारे लोग भी लिप सर्विस कर रहे हैं। और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लिखकर भी लेकर आई, इसलिए कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, डॉक्टर इसरार के हवाले से बड़े सवालात उठ रहे हैं, उस पर बात करूंगी मैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अपडेट करना आपको ज़रूरी है। जिस वक्त मैं ब्रेक पर गई थी, प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे कहा था कि हिज़्बुल्लाह के सरबराह की तकरीर किसी भी वक्त मुतवक्के, इस वक्त उनका जो बयान है वो नशर किया जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ और मामलात हैं, मुझे उस पर बात करनी है। तकरीर के नुकात जैसे हमारे सामने आएंगे हम उस पर भी डिबेट करेंगे। मेरा सवाल बुनियादी तौर पर आज जो भेजे गए सवाल हैं उसमें से ये है कि देखें सारी लिप सर्विस कर रहे हैं, लेकिन ईरान के बारे में लोगों का ये ख्याल जाहिर हुआ कि ईरान शायद बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है, लेकिन इस स्ट्रेट फॉरवर्ड में वो खुल के सामने नहीं आया। अभी आज की तकरीर में भी इब्राहिम रईसी ने वो ज़बान इस्तेमाल नहीं की है या वो अंदाज इस्तेमाल नहीं किया जो कि होना चाहिए था। इसकी क्या वजह है? क्या दुनिया से हिज़्बुल्लाह का खात्मा हो गया? इसका हिज़्बुल्लाह का नहीं तो फिर हिज़्बुल्लाह काफ़ी है ना। मैं तो कह रहा हूँ ये सारे नेटो ममालिक, ये सारे नसरानी, यहूदी, हिनूद अपनी तमाम दुनिया की फ़ौज लेके आ जाए, एक हिज़्बुल्लाह काफ़ी है। भाई मेरी बात सुने, हिज़्बुल्लाह कौन है? ईरान। हशदल शाबी कौन है? ईरान। ज़ैनबियुन कौन है? ईरान। फातमियुन कौन है? ईरान। यमन के हूसियों पे मुश्तमिल अंसारुल्लाह कौन है? ईरान। हमास कौन है? ईरान।
फलस्तीन इस्लामी जिहाद कौन है? ईरान। मुल्क से मुल्क नहीं टकराएगा, तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था। ये ग्रोह कहते हैं ना आप, ये ग्रोही की जंग, ग्रोही जंग है ये। तो ये पूरा माइंडसेट ईरान है। अब ये अगर ईरान खुल के नहीं टकरा रहा तो जामा हक्कानिया के ये शागिर्द लड़ रहे हैं जाके। भाई इसलिए जिहाद के परचम, ये जो माइंडसेट है इसको जवाब है डायरेक्ट। ये जिहाद इस्लाम का अलम और जिहाद के परचम के ठेकेदार तो तुम थे। नजर तो तुम्हें आना चाहिए था, खुद तो नजर आए नहीं, घरों में बैठ के कसीदा गोई कर रहे हो। तुम किधर हो? अगर तुम्हें जाने में कोई मसला, टिकट देता हूं, आओ एयरपोर्ट पे लाइन लगाओ, मैं टिकट देता हूं, जाके दिखाओ ना। फिर तुम तो सिर्फ वहां गए हो जहां से डॉलर मिलते हैं, यहां तो डॉलर नहीं मिलेंगे। ये तो ओरिजिनल जिहाद है, ये तो जिहाद फी सबिलिल्लाह है। तो ये बकबक करने के लिए यही रह गए यहां पर। और ये माइंडसेट जो है इस कॉज को नुकसान दे रहा है ना। ईरान खुल के सामने नहीं आ रहा हो भाई, गोली से लेके, असले से लेके, तोप के गोलों से लेके मिसाइल तक उसी के हैं, तुम्हारे तो नहीं है। तुमने तो सारी जिंदगी चंदे ही मांगे, आज कहीं जंग लगा दो ये पेटियां लेके चंदे मांगना शुरू हो जाएंगे, ऊपर से बातें करते हैं। ये सारी फोर्सेस जिनका ये प्रोपेगेंडा है इनका हक था जाके लड़ना। भाई फलस्तीन के अंदर 80% तो है अहले हदीस सलफी हार्ड कोर, 20% है हार्ड कोर देवबंदी। तो आप किधर हैं? आप बताएं ना अपने बारे में, आप किधर हैं? अच्छा, आप यहाँ पे दुम्बे फोड़ रहे हैं, आज तक मस्टंडे बन गए खा खा के जिहाद के नाम पर। इस बात को मैं क्यों नहीं बोले इस बात को? जब बात करेंगे तो जवाब आएगा पूरी ताकत से, जिस जुबान में करेंगे उसी जुबान में आएगा। तो ये सवाल जायज था ना, लोगों का सवाल तो ठीक था। तो मैंने भी जवाब दे दिया ना, जायज था ना। हाँ। औकात बता दी ना। अच्छा, औकात में रहना चाहिए ना। अच्छा ओके। अब मैं अगला सवाल आपसे कर लूं कि देखें, एक और भी, चाहे शायद इसको उस तरह से दुनिया नहीं देख रही हो, लेकिन हमने भी इसको देखा। एक मुआहदा होने जा रहा था इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान, ठीक है। ये कबूलियत मुआहदा कह लें या जो भी इसको आप टर्मिनोलॉजी में लें, कहा गया कि एन उसी वक्त, अब आपने जब ये बात की ना कि ईरान की फोर्सेस हैं, जब आपने कहा यही है ना, और कौन है? हमास और बाकी सारे मोमिनीन, कुल्लो मोमिनीन। अच्छा सुन लेना, अब कोई मुस्लिमीन नहीं, कुल्लो मोमिनीन। हमास भी मोमिन है। मैं सवाल कर सब है, हाँ, कर। मुझे ये बताएं, हमास ने पूरी तरह से जायजा लिया पूरी सूरत हाल का कि इस वक्त इजराइल और सऊदी अरब के माबैन कबूलियत का मुआहदा होने के करीब करीब है। 7 अक्टूबर को उन्होंने हमला कर दिया। क्या वजह थी इसकी जंग छेड़ने की, ताकि मामला खराब हो जाए? खित्ता पूरा डिस्टेबलाइज हो गया, जो कि होता ही जा रहा है अब। मतलब मुआहदे को रोकने के लिए जंग खोल दी। मुझे इस पे सवाल कर लूं मैं आपसे, मुझे ये बता देंगे आप कि मैं उस वक्त 1924 में तो मैं तो नहीं थी, आपने ये लाके मुझे नहीं थे ना। ये कटिंग आ गई हमारे पास 1991 में सऊदी अखबार में शाया हुई ना, मेरे पास तो नहीं। ठीक हो गया ना। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आज के दौरे हाजिर में जब सूरत हाल तब्दील हो गई ना, पैराडाइम ही दुनिया की शिफ्ट हो गए कि नहीं हो गए, बहुत सारी चीजें तब्दील हुई हैं। नहीं, बादशाहत नहीं हुई ना, वही आले सऊद खानदान चल रहा है। जब तक वो खानदान चलेगा ये इसराइल को तस्लीम किया हुआ। तो हमास ने इसका फायदा उठाया, आप ये नहीं मानते? हमास ने तो अपनी जद्दोजहद आज़ादी की जंग लड़ी है ना। हमास तो हुर्रियत पसंद है ना। हमास कौन है? हमास देखिए, फ़लस्तीनियों की तादाद तो 1 करोड़ से तजाविज़ करती हुई थी ना। जब हालात ख़राब हुए तो जो पैसे वाले थे वो भाग गए, हिजरत कर गए। अच्छा, वहाँ पे अब मौला हुसैन का कौल वाजिब आता है ना कि जब तुम्हें जालिम सर उठाने ना दे और दीन तुम्हें सर झुकाने की इजाज़त ना दे तो सर कटाने से बेहतर कोई रास्ता नहीं। ये फ़लस्तीन 2 पार्ट में, जो वेस्ट बैंक है उन्होंने सर झुका दिया, जिन्होंने सर नहीं झुकाया और जिहाद का परचम उठाया वो गाज़ा में आ गए और वो हमास बन गई। वो अपनी ज़मीन को आज भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रास्ता तो उनके पास भी था, चले जाते दुनिया में अय्याशी करते। पाकिस्तान में भी तो भाग रहे हैं ना सब छोड़ छोड़ के। देखिए, एक डिबेट एक ही चीज़ है ना, ये इस तरह भाग जाते हैं। लोग समझते हैं जब जहाज डूबे तो चूहे भागते हैं ना, तो वो भाग गए थे। जो बच गए थे वही मुजाहिद थे, वो आज भी लड़ रहे हैं। उन्हीं के ऊपर सारी कश्त खून किया जा रहा है। वही एक्चुअल ईमान अफरोज़ जो हैं वो लोग हैं। आज भी वो हुर्रियत पसंदी के तहत अपने फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तो वाज़े तौर पे इसको नाजायज़ रियासत का है ना, तो नाजायज़ चीज़ तो पाक सरजमीन पे नहीं आ सकती। अच्छा, इसी में एक और डिबेट, एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है। देखिए, यहूदी कहते हैं कि इसराइल हमारा मुल्क है। ये यहूदियों का क्लेम है। यहूदी कहते हैं ना, हाँ, कि इसराइल हमारा मुल्क है। लेकिन मुसलमानों ने इस पर कब्जा किया हुआ है, जो फ़लस्तीनियों को ये कहते हैं। अब मुसलमान जो हैं उनका अपना कहना ये है कि ये जो सारे इजरायली आकर बस गए हैं ये तो मुसलमानों का है, इस पर जंग हो रही है। इस वक्त सूरत हाल में मैं पता नहीं देख रही थी, एक डॉक्यूमेंट्री देख ली थी या कुछ चीज़ें पढ़ रही हूँ, तो उससे मुझे ये पता चला कि ये तो होना है। यानी यरूशलेम जो है या मस्जिद अक्सा जो है उसका ढह जाना तारीख में साबित किया जा रहा है, और ऐसा होगा तो फिर सूरत हाल आगे बढ़ेगी। इस पर आपका क्या तबसरा है? देखें, यही आपको बताना था हमने। चले हम इसी से अपने टॉपिक पे आते हैं जहां हमने आना था। हमारी रिसर्च का नाम है द फॉल ऑफ अखंड भारत। ठीक हो गया, 2026।
जिसका मैंने आपसे दावा किया था कि इसको खाक चटाऊंगा, ठीक है। एक ये आज 2014 में इंडियंस और इसराइल का जब गठजोड़ शुरू हुआ, ठीक है, तो इसराइल को एक लाइफलाइन दी इंतहा पसंद हिंदुओं ने। ये सोच इनकी है, इंडियंस की है, कि 3000 साल पहले ये इसराइल था, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, वापस होना चाहिए ग्रेटर इसराइल। जी जी, ओके। वजह क्या थी? अखंड भारत। अगर ये वार कामयाब हो जाता तो दूसरा वार अखंड भारत था। अब ये जो आपको मैं अर्ज करूं कि खलीज बंगाल से लेके और बहरा अरब तक के दरमियान का जितना ज़मीनी इलाका है, जिसके अंदर कोई हिंदू कश और कोई हिमालय भी मौजूद हैं, ये अखंड भारत का एक तस्वुर है। ओके, ठीक है, समझ। अब इसके अंदर जो ममालिक आते हैं, हाँ, वो हैं इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार और तिब्बत। ओके, यानी कि अखंड भारत तोसी पसंदाना अज़ाइम थे। अच्छा, हिंदुओं को अपनी इंतहा पसंद हिंदुओं को अपनी कामयाबी के लिए लाजिम था कि इसराइल को 3000 साल पहले की पोजीशन पे ले जाके और इस माइंडसेट को कबूल करवाना, क्योंकि 3000 साल पहले यही अखंड भारत था। ठीक हो गया। यानी कि अगर 3000 साल पहले का इसराइल तस्लीम किया जाए और तोसी पसंदाना अज़ाइम से आगे बढ़ा जाए पाकिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, तो दुनिया के अंदर एक एग्जाम्पल मौजूद हो कि वो भी गया है तो हमारा भी हक है। मेरी बात समझने की कोशिश की, इस माइंडसेट को जनरेट किया गया, जिसकी वजह से मैंने अखंड भारत के ऊपर, देखिए आप लोग अखंड भारत को गलत नजरिए से देखते हैं। अखंड भारत है तोसी पसंदाना अज़ाइम, अपनी चीजों को कब्जा करना, पाकिस्तान को भी ले लेना, अफगानिस्तान को भी ले लेना, ठीक है ना। अब इसमें इनको जो सबसे ज्यादा मसला था ना, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद उसका एक दिफाई निज़ाम और हिसार, जिसको ISI कहते हैं, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। जो मसला था इंडिया के लिए भी और इस हार्ड कोर यहूदियों के लिए भी। ये दोनों के से हजम होने, ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता, ISI इनसे डाइजेस्ट नहीं हो सकती। तो इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के अजली दुश्मन, जिसने पाकिस्तान के क़याम की मुखालफत की, उधर अपनी दागबेल डालना शुरू की, जिसका नाम है अफगानिस्तान। ओके, ठीक है। इस पूरी पॉलिसी के अंदर अगर आप गौर से देखें तो इन्होंने वो फार्मूला अपनाया कि यहूदियों ने 1924 से लेकर 48 तक फ़लस्तीनियों से उनकी ज़मीनें खरीदी और ख़रीदने के बाद अपने आप को तोसी पसंदाना अज़ाइम की तरफ लेके, हम आज ये इसको, क्योंकि टाइम आपने सारा उधर ले लिया, हम इसको सरसरी लेते हैं और अगले प्रोग्राम में इसको कंप्लीट करेंगे। मेरा एक सवाल सुन लेना, इस सवाल की वजह क्या थी? क्योंकि पेशेंट गोइयों पर बहुत सारी बातें चल रही हैं, सब्र कर लें जरा सा, हर एक की अपनी रिसर्च है, हर एक अपने हिसाब से बात कर रहा है। डॉक्टर इसरार के हवाले से ये बिलखुसूस सवाल है। डॉक्टर, मैं ले रही हूँ ब्रेक, जरा से इसको एक्सटेंड कर दें ताकि आगे हम 5 मिनट ले लेंगे भले। मुझे सिर्फ ये बता दें कि डॉक्टर इसरार जो पेशेंट गोइयां कर रहे थे, उस पे लोग कह रहे हैं कि हू बहू वही सब कुछ हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप वही पर मामला चल रहे हैं। वो एक अच्छे आलिम थे, उन्होंने जितनी भी पेश गोइयां की हैं, वो अगर आप उन तक ना जाए ना, ये तो 1400 साल से चल रही है ना। तो रसूल खुदा ने की, मौला अली ने की, मौला अली के फॉलोवर भी थे, बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, अब देखना ये है कि उन्होंने जिस लश्कर को तश्कील देने की बात की, वो था खुरासानी लश्कर। जी बिल्कुल, अब यहाँ 2 माइंडसेट थे। एक हमारा माइंडसेट था, हम कहते थे सूबा खुरासान जो ईरान में है, वहाँ मौजूद मशहद मुकद्दस जहाँ इमाम अली रजा आले मोहम्मद का मज़ार है, वो शायद खुरासान है, तो जो लश्कर वहां पे बनेगा वो खुरासानी कहलाएगा। और जो डॉक्टर सार साहब ये कहते थे कि ये लश्कर जो है, तालिबान जो है, ये खुरासानी लश्कर है। तो अगर आज वो जिंदा होते तो वो देख लेते कि जनाब उनका जो खुरासानी लश्कर है वो पोस्ट की काश की चौकीदारी कर रहा है और पाकिस्तान पे हमले की धमकियां दे रहा है, पाकिस्तान के फौजियों को शहीद कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर 1 लाख माओ बहनों को चितड़ों में तब्दील कर दिया उनके खुरासानी लश्कर ने। तो खुरासानी लश्कर में उनकी पेशगोई गलत साबित हुई। ना इराक में कब्जा हुआ, ना इराक हमने बचाया, ना यमन पे कब्जा हुआ, यमन हमने बचाया, ना शाम पे कब्जा हुआ, शाम हमने बचाया, ना ही मस्जिद अक्सा को हम गिरने देंगे, इसको भी हम बचाएंगे, और ना ही फलस्तीन पे कब्जा करने देंगे। तो उनकी पेशगोइयां जो थी, उनका जो फार्मूला था, फ्लॉप हो गया। ब्रेक ले रही हूँ मैं, ब्रेक से वापस आकर एक काउंटर क्वेश्चन है इस पर। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जरा कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे और मेरे पास नुकात आना शुरू हो गए हसन नसरुल्लाह की तकरीर के, तो उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। मैंने आपसे कहा था कि हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया था और जो हिजबुल्लाह के सरबराह हैं सैयद हसन नसरुल्लाह, उनकी जो तकरीर है वो शुरू हो चुकी थी। अब मुझे कहने में ये आर नहीं है, मेरे पास जो पॉइंटर्स आए हैं
وہ ساری گفتگو ابھی سینٹر فیصل رضا عابدی مجھ سے کر ہی رہے تھے. پوائنٹرز میں پڑھ اس لیے رہی ہوں تاکہ وہ سند کے طور پر رہ جائیں. انہوں نے کہا کہ ایران مزاحمتی تحریکوں کا فیصلہ نہیں کرتا لیکن وہ ان کا محافظ اور حامی ہے. یہی بات اب سے اس بریک سے پہلے جو ہے سینٹر فیصل رضا عابدی صاحب آپ کر رہے تھے, جو کہ لبنان کے حوالے سے تھی, عراق کے حوالے سے تھی, فلسطین کے حوالے سے تھی, شام کے حوالے سے تھی, دیگر اور بھی نکات ہیں, لیکن میں نے کہا ذرا اس سے بات کر لوں. پھر وہ ابھی میں نے ڈاکٹر اسرار والی جو آپ سے بات کی تھی اس میں ایک سوال ہے, وہ میں چاہتی ہوں آپ اس کا جواب ضرور دیں. یہ ڈاکٹر اسرار کا یہ موقف رہا کہ مسجد اقصی جو ہے وہ گرائی بھی جائے گی اور اس کے بعد دنیا میں ایک انتشار پیدا ہوگا اور پھر اس کے بعد مسلم امہ جو ہے اس کو اکٹھا ہونے کا موقع ملے گا, اور اس دوران دیگر اور بھی معاملات انہوں نے بتائے ہیں. اس پر آپ کی کیا ریسرچ ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خراسانی لشکر آئے گا اور وہ اس پہ فتح کا جھنڈا گاڑے گا. ٹھیک ہے, اس کے آگے ہر چیز ختم. یعنی مسجد اقصی کو انہوں نے تو کہا عراق پہ بھی قبضہ ہوگا, شام پہ بھی قبضہ ہوگا. ہم لڑے نا وہاں پہ, عراق شام میں داعش سے, ISI یعنی سے, مسجد اقصی محفوظ امریکہ رہے سے, گی. اسرائیل سے. روز شام ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ, میرے مولا نے چاہا تو اس سال کے آخر میں آپ کو امریکہ ایشیا میں نظر نہیں آئے گا. اس کو جوتے مار کے نکالیں گے یہاں سے, اس کی بدماشی ختم کریں گے. کچھ نہیں ہوگا جی, فتح ہوگی انشاءاللہ, اور یہ حماس کی فتح ہوگی, اور ایک فلسطین اتنی مضبوط طاقت بن کے عالم اسلام کے اندر ایک ملک سامنے آئے گا انشاءاللہ, جو پھر دجالی لشکر. تو یہ تو مقابلہ چلتا رہے گا نا, یہ تو نہیں رکے گا جناب. اسی میں یہ مقابلے کی جو آپ نے بات کی, اس میں میرے ذہن میں سوال آیا, بہت ساری جگہوں سے یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ یہ ڈیسائیسو موومنٹ کی بات کی جاتی ہے نا, کہ آپ انہوں نے جو کہا اس کی نفی میں نے آپ کو بتا دی کہ ایسا کچھ نہیں. وہ بات وہ ختم ہو گیا نا, وہ جواب ختم ہو گیا. اب میں نیا سوال کر رہی ہوں آپ سے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت تک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیسائیسو موومنٹ, جس کا آپ نے آغاز میں کہا نا کہ ہم پہلے تو میں نے ایران کے حوالے سے سوال کیا تھا, لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ آج نہیں تو کل, اور کل نہیں تو شاید اگلے کچھ عرصے میں یہ جنگ ہوگی اور باقی ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی؟ دیکھیں, دنیا میں اگر دنیا اس نظریے پہ آ جائے کہ ہر کوئی اپنی حدود کے اندر رہے اور دوسروں میں دخل اندازی نہ کرے, بدماشی نہ کرے, تو پھر جنگ بھی نہیں ختم ہوگی. اب بدماشی چلے گی تو جنگ ساتھ چلے گی. جہاں بدماشی ہوگی اس کو جنگ سے توڑیں گے. کتنے سینکشن لگائے امریکہ نے؟ وینزویلا اپنا تیل نہیں بیچ سکتا, ایران 55 سال سے اپنا تیل نہیں بیچ سکتا, عراق کا تیل تم چوری کر رہے ہو. پاکستان پہ بلا وجہ کے سینکشن لگائے ہوئے. ایٹمی دھماکہ تو انڈیا نے بھی کیا تھا, اس کے ساتھ تمہاری پارٹنر ہی ہے. پاکستان کے اوپر سارے تم نے سینکشن لگائے ہوئے. کشمیر پہ تمہاری اقوام متحدہ اور تم خود آج تک کیا کردار ادا کرتے رہے ہو؟ لاکھوں کشمیری مار دیے انہوں نے یہاں پر. تو ان کی بدماشی کو اب بظور طاقت ایشیا سے اٹھا کے بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کے باہر پھینک کے ماریں گے انشاءاللہ. اور اگر پھر بھی انہوں نے کوئی بدماشی کر کے جنگ کرنے کی کوشش کی تو پتھروں کے زمانے میں رہو گے تم بھی اور ہم بھی. تمہاری ایک جنگ یہاں ہو رہی ہے, بہت جلد ایک جنگ خلا میں بھی شروع ہونے والی ہے. یہ جو سیارے ہیں نا جو بدماشی کرا رہے ہیں یوٹیوب اور یہ بلاک کر کے, بہت جلد آپ سنیں گے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. یہ طے ہو گیا ہے, اس کو ختم کریں گے اس پروپیگنڈے کو. یا تو سب کو آزادی دو, دلائل پہ آؤ, اور بدماشی کرو گے تو پھر یہ یوٹیوب یہ گوگل بھول جائے اب دنیا. یہ طے ہو گیا. اور ایک ایسی وار بھی آ رہی ہے جس کو 5th ایلیمنٹ وار کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے, جس دن حزب اللہ نے حملہ کیا نا اسرائیل کے اوپر, اس دن ان کی ٹیکنالوجی جام ہو جائے گی. نہ ان کا جہاز چلے گا, نہ ان کا ہوائی جہاز چلے گا, نہ ان کا کوئی بحری آبدوز چلے گی. جیم کر دیں گے بالکل اس طرح جس طرح قاسم سلمانی کی شہادت کے بعد عین الاسد ایئر بیس کو جیم کر کے وہاں پہ میزائل مارے تھے ایران نے. ایران ان کی ٹیکنالوجی میں ان کا باپ ہے, مانو اس کو طاقت. ہم تو مانتے ہیں فخر سے تمام عالم اسلام کے چلو کوئی تو اسلامی ملک نکلا جس نے ان بدماشوں کو نکیل ڈالی ہے, تو اس کا ساتھ دینا چاہیے نا, اسلامی اتحاد کے تحت چلنا چاہیے نا. پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اگلے پروگرام میں دیکھیں, اور انڈیا کو کیسے غرق کروں گا یہ بھی دکھاؤں گا. یہ بھی اسی سے منسلک ہے. اچھی بات کی طرف آ گیا. میں نے انڈیا کو 2010 سے رو کو ٹکر دی ہے پاکستان میں اکیلے آدمی نے. 3 جگہ مجھے شکست ہوئی ہے, 3 جگہ مجھے شکست دی ہے رو نے, 2 جگہ میں کامیاب ہوا ہوں. اور میری سب سے بڑی کامیابی کی دلیل یہ کہ اس نے جو یہاں پہ ایجنٹ پال رکھے تھے افغانی پاکستان کو ٹیک اوور کرنے کے لیے, آج ریاست کی پالیسی ہے افغانیوں کو نکالنا. تو یہ میری جیت ہے اکیلے واحد آدمی کی, جس نے مائنڈ سیٹ بنایا اور ان کو باہر نکالنے میں کردار ادا کیا. میں حکومت پاکستان کو کہتا ہوں سختی سے کاربند رہنا اس پہ, کسی سیاسی جماعت کے کہنے پہ نہ آنا, اور شرم کرے پیپلز پارٹی کہ وہ ان کو روکنے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے. اس کا مطلب بسایا بھی انہوں نے ہی تھا. تو پاکستان میں جتنی ڈکیتیاں ہوئی, جتنا ان افغانیوں نے مارا, اس کے اندر افغانیوں کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی برابر کی شریک ہے. سینٹر فیصل رضا عابدی صاحب, وقت بالکل ختم ہو گیا, لیکن آج کے لیے بہت بہت شکریہ. سوالات بہت سارے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے پھر اگلے کسی کو اٹھائے رکھتے ہیں, لیکن فلسطینیوں کو دربدر کرنے والے اسرائیلی بھی اب دربدر ہو رہے ہیں. ان کے ہاں ایک سوشل میڈیا پر مہم چل رہی ہے,
اور اس مہم کا جو ہیش ٹیگ چل رہا تھا وہ دیکھ کے مجھے حیرانگی تو ہوئی. اس میں یہ تھا کہ ہم جو ہے ایک ساتھ ملک چھوڑیں گے, اور یہ اتنا زیادہ بڑھتا گیا کہ لگتا یہ کہ اسرائیل کے خاندان در خاندان جو ہیں وہ اسرائیل کو چھوڑنے پر آمادہ ہوتے جا رہے ہیں. یہ وہاں کے سوشل میڈیا جو ہے اس اسٹرینتھ کے ذریعے سامنے آیا. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.